फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल नॉलेज की दुनिया। तो आज का चैप्टर है क्लास 11 से एनसीईआरटी डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन यूनिट 5 का ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो शुरू करते हैं। फूड इज़ वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। द मेजर कंपोनेंट ऑफ आवर फूड आर द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स. Vitamins and minerals are also required in a small quantity. Food provide energy and organic material for growth and repair of tissues. फूड जो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है। हमारे फूड का बेसिक मेजर कंपोनेंट जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट होता है। विटामिन और मिनरल भी हमें चाहिए होता है, पर काफ़ी कम क्वांटिटी में। फूड जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है और ऑर्गेनिक मटेरियल हमारे ग्रोथ और हमारे टिश्यू के रिपेयर के लिए यूज़ होता है। The water we take in play an important role in metabolic process and also prevent the dehydration of the body. जो पानी हम लेते हैं वो भी हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेस में एक काफ़ी अहम रोल करता है। ये हमारी बॉडी को पानी की कमी से बचाता है, प्रिवेंट करता है डिहाइड्रेशन ऑफ बॉडीज। बायो macromolecules in the food cannot be utilized by our body in their original form. They have to be broken down and converted into the simple substance in the digestive system. हमारे फूड का जो बायो मैक्रोमोलिक्यूल है वो हमारी बॉडी द्वारा उसके ओरिजिनल फॉर्म में तो ऑब्जर्व नहीं होता है, इसलिए उसे हमें का सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट तोड़ना पड़ता है और ये काम हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम करता है। ये जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस टू द सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। ये जो प्रोसेस है कॉम्प्लेक्स फूड का सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्जन का, इसे हम डाइजेशन कहते हैं। और डाइजेशन इज कैरीड आउट बाय आवर डाइजेस्टिव सिस्टम बाय द मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड। डाइजेशन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा किया जाता है, केमिकल और मैकेनिकल और बायोकेमिकल मेथड दोनों के द्वारा। मैकेनिकल हो गया जैसे कि पेरिस्टालसिस, मैस्टिकेशन हो गया जो हमारी टीथ करती है, और बायोकेमिकल एंजाइम्स वगैरह जो इस पे काम करते हैं। जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसा कि हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप देख लेंगे। Human digestive system consists of alimentary canal and associated gland. Alimentary canal begin with the anterior opening, the mouth, and it is open out posteriorly through the anus. The mouth lead to the buccal cavity, जिसे oral cavity. The oral cavity has a number of teeth and the muscular tongue. Each tooth is embedded in the socket of jawbone. This type of attachment is called thecodont. एलिमेंट्री कैनाल हमारी माउथ से शुरू होता है, माउथ एंटीरियर ओपनिंग ऊपर की तरफ, और ये ख़त्म होता है पोस्टीरियरली एनस द्वारा। माउथ जो कि हमारे बकल कैविटी में खुलता है, बकल कैविटी को हम ओरल कैविटी भी कह सकते हैं। हमारे बकल कैविटी, हमारी ओरल कैविटी में टिथ और एक टंग पाया जाता है, और हर एक टिथ हमारी जॉज में अटैच घुसा हुआ होता है, एम्बेडेड होता है। और इस जो हमारा टिथ हमारे जॉज में एम्बेडेड है, इस टाइप को अटैचमेंट को हम थेकोडॉन्ट कहते हैं। Majority of a mammal, including the human being, forming two set of teeth during their life. मैमल्स में दो सेट होता है टिथ का जो हम उनके लाइफ में आता है, उसमें ह्यूमन भी शामिल है। पहला सेट, a set of temporary milk or deciduous teeth replaced by set of a permanent adult teeth. This type of a dentition is called diphyodont. मैमल्स में जैसे कि ह्यूमन बींग्स में टू सेट ऑफ टिथ पाए जाते हैं। पहला मिल्क टिथ, टेम्प्रोरी या फिर डिसिडियस टिथ, जो कि रिप्लेस कर दिए जाते हैं एडल्ट टिथ या उसे परमानेंट टिथ भी कहते हैं। इस टाइप के डेंटिशन को हम डाइफायोडोंट कहते हैं। मतलब कि ह्यूमन में दो सेट ऑफ टिथ पाए जाते हैं। एक तो वो जो बचपन में दूध के दांत होते हैं, फिर वो टूटकर फिर एडल्ट के टीथ आते हैं, इसलिए इसे डाइफायोडोंट कहते हैं। एन एडल्ट ह्यूमन हैज़ 32 परमानेंट टीथ विच आर 4 डिफरेंट टाइप, नेमली इंसीजर, कनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। एडल्ट ह्यूमन में 32 परमानेंट टिथ पाए जाते हैं और ये 4 अलग प्रकार के होते हैं। ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ टिथ है जिसकी वजह से इसे हेटेरोडोंट कहा जाता है। तो आप याद रखेंगे, इससे पहले देखा था थेकोडोंट, यहाँ पर है डाइफायोडोंट और हेटेरोडोंट। ये मैमल्स के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं।
थेकोडॉन्ट का था कि टीथ हमारे जॉज में होते हैं जिसकी वजह से उन्हें थेकोडॉन्ट कहा जा रहा था, और डाइफायोडॉन्ट कहा जा रहा है क्योंकि 2 सेट ऑफ टीथ है। अगर एक सेट ऑफ टीथ पाया जाएगा तो मोनोफायोडॉन्ट, पर ह्यूमन में डाइफायोडॉन्ट पाया जाता है। और हेट्रोडॉन्ट 4 मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ है जिसकी वजह से हेट्रोडॉन्ट कहा जा रहा है। अब आते हैं आगे। अरेंजमेंट ऑफ अ टीथ इन ईच हाफ ऑफ अपर एंड लोअर जॉ इन ऑर्डर incisor, canine, premolar and molar is represented by a dental formula which in a human is 21 23 by 21 23। ये जो अरेंजमेंट होता है इच हाफ ऑफ अपर एंड लोअर, ये इच हाफ है, ये याद रखेंगे आप कि ये जो डेंटल फार्मूला है वो सिर्फ हमारे हाफ ऑफ अपर और लोअर जॉज के बारे में है, 21 बाई 23। तो ये एडल्ट ह्यूमन में पाया जाता है। अगर चाइल्ड की बात करें तो यहाँ पे होता है 2102। तो एडल्ट में होता है 2123 बाई 2123, पर ये चाइल्ड में पाया जाता है 2102 2102। गाइस आप लोग समझ लेंगे, ये ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं हो रही है, फिर भी आप समझ लें कि ये चाइल्ड में 2102 और 2102 होता है। The hatching surface of a teeth made up of enamel help in mastication of food. The tongue is a freely movable muscular organ attached to the floor of oral cavity by the frenulum. हमारे टिथ में जो हार्ड चिविंग सरफेस है वो इनामल का बना होता है जो हमारे फूड को मास्टिकेशन में हेल्प करता है। और हमारा टंग जो कि एक मस्क्यूलर ऑर्गन है ये अटैच होता है हमारी ओरल कैविटी की फ्लोर से फर्नलम के द्वारा। अगर ये अटैच नहीं होगा तो फिर हमारा टंग हमारे मुंह में गिर जाएगा। The upper surface of tongue has a small projection called papillae, some of which bear the taste bud. हमारी टंग का जो अपर सरफेस है उसमें कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्शन पाए जाते हैं और उन्हीं में टेस्ट बर्ड भी होता है। The oral cavity lead into the short pharynx which serve as a common passage for food and ear. ओरल कैविटी, माउथ जो है ओरल कैविटी में खुलता है, फिर ओरल कैविटी हमारी शॉर्ट फैरिंग्स में खुलता है, और ये जो शॉर्ट फैरिंग्स है वो एक कॉमन पैसेज होता है हमारी फूड और ईयर जो नाक के द्वारा लिया जाता है उसके लिए। द ओसोफेगस एंड द ट्रैचिया open into the pharynx. A cartilaginous flap called the epiglottis prevents the entry of a food into the glottis, the opening of windpipe. एक हमारी ग्लॉटिस जो कि हमारे विंड पाइप का ओपनिंग है उसके ऊपर एक कार्टिलेजिनियस फ्लैप पाए जाते हैं जो हमारी फूड को हमारे विंड पाइप में जाने से रोकता है। तो ये जो कार्टिलेजिनियस फ्लैप है इसे हम एपिग्लॉटिस कहते हैं। तो अगर हम इसलिए कहा जाता है कि खाने वक्त बात नहीं करना चाहिए। अगर हम बात करेंगे तो फिर हमारा खाना जो है हमारी विंड पाइप में जा सकता है। The oesophagus is a thin, long tube which extends posteriorly, passing through neck, thorax, and diaphragm, and lead to a J-shaped bag-like structure called the stomach. A muscular sphincter, gastroesophageal, regulates the opening of oesophagus into the stomach. ओसोफेगस जो एक लॉन्ग थीन ट्यूब है जो पोस्टीरियरली नेक, थॉरैक्स और डायफ्राम से होते हुए हमारे स्टमक जो कि एक जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर है उसमें खुलता है। और ये हमारा ओसोफेगस और स्टमक का जो एंट्री है, ओसोफेगस का स्टमक में जो ओपनिंग है यहाँ पे एक स्पिंचर पाया जाता है जिसे हम गैस्ट्रो ओसोफेजियल स्पिंचर कहते हैं, या फिर हम इसे कार्डिक स्पिंचर भी कह सकते हैं, जो ओसोफेगस की ओपनिंग को रेगुलेट करता है स्टमक में। द स्टमक लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी हैज द 3 मेजर पार्ट: a cardiac portion into which the esophagus open, a fundic region, and the pyloric portion which open into the first part of intestine. तो स्टोमक जो है हमारे अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी में पाया जाता है। एब्डोमिनल कैविटी मतलब कि हमारे डायाफ्राम के नीचे पाया जाता है। अगर डायाफ्राम के ऊपर वाले हिस्से को हम थॉरैक्स कहते हैं और डायाफ्राम के नीचे वाले रीजन को हम एब्डोमिनल कहते हैं। तो स्टमक जो है हमारे डायाफ्राम के नीचे वाले हिस्से में पाया जाता है, इसलिए इसे एब्डोमिनल कैविटी में पाया जाता है। और स्टमक का हमारा 3 मेजर पार्ट होता है। पहला तो वो रीजन जहाँ ओसोफेगस खुलता है उसे हम कार्डिक कहते हैं, और एक फंडिक रीजन जो हमारे कार्डिक पोर्शन के ऊपर पाया जाता है, डोम शेप का होता है, और एक पायलोरिक पोर्शन जो हमारे
स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले वाले हिस्से में खुलता है। तो हम यहाँ पे फिगर देखते हैं तो अच्छा समझ आएगा हमें। तो आप फिगर में देखें, ओसोफेगस, जो ओसोफेगस है हमारा वो कार्डियक पोर्शन में खुल रहा है और यहाँ पर ही हमारा स्पिंचर पाया जाता है, जो जिसे हम गैस्ट्रोओसोफेगल स्पिंचर कहते हैं। और ये फंडिक रीजन जो कि एक डोम शेप्ड का स्ट्रक्चर है। ये फिगर हमारे कंट्रोल से बाहर जा रहा है, वेट। तो देखें आप, ये जो फंडस है, फंडिक रीजन है, ये एक डोम शेप्ड का है। ओसोफेगस जो है वो कार्डियक पोर्शन में खुलता है और ये सेंटर वाले पार्ट को हम बॉडी कहते हैं। और ये पायलरिक पोर्शन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडेनम में खुलता है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं फिर आगे समझते हैं। यहाँ पर भी एक स्पिंचर पाया जाता है। तो हम देखते हैं हमारी एनसीईआरटी ने क्या लिखा। Pyloric portion which open into the first part of small intestine. The small intestine is distinguishable into the three regions: the she-shaped duodenum, a long middle coiled portion, jejunum, and a highly coiled ileum. तो हम देख रहे हैं ये जो हमारा पाइलरिक है ये ड्यूडेनम में खुल रहा है, जो कि एक शी शेप्ड का स्ट्रक्चर है। इसे आगे तक हम बनाएंगे तो। और उसके बीच में मिडिल पोर्शन जो इसे हम जेजेनम कहते हैं और एक हाईली क्वाइल जो लास्ट पोर्शन होता है उसे हम इलियम कहते हैं। तो इसे हम याद रख सकते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट है, तो हम अगर ऐसे याद कर लें, डी, वेट डी, तो ड्यूडेनम का डी, जेजेनम का जे और इलियम का आई। तो हम ऐसे याद रख सकते हैं डी जे अली। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, ऐसे आपको याद हो जाए तो कोई बात नहीं, पर मैंने ऐसे याद किया डी जे अली। तो ड्यूडेनम फर्स्ट, फिर जेजेनम और लास्ट वाला हाईली कॉइल्ड इलियम। द ओपनिंग ऑफ a stomach into the duodenum is guarded by pyloric sphincter. जैसे कि मैंने बताया था कि पाइलरिक जब स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में खुलता है तो यहाँ पे भी एक स्पिंचर पाया जाता है जिसे हम पाइलरिक स्पिंचर कहते हैं। जैसा कि यहाँ इन्होंने लिखा है, guarded by pyloric sphincter. The ileum open into the large intestine. Ileum open into the large intestine. It consists of the cecum, colon, and rectum. The cecum is a small blind sac which hosts some symbiotic microorganisms. इलियम जो कि लास्ट पोर्शन है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में खुलता है। लार्ज इंटेस्टाइन में सीकम, कोलोन और रेक्टन पाया जाता है। सीकम जो कि एक स्मॉल ब्लाइंड सैक स्ट्रक्चर होता है जो कि सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के होस्ट की तरह काम करता है। यहाँ पर और सीकम से ही एक नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन अराइज करता है जिसे हम वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं, जो कि वेस्टिजियल ऑर्गन है। The cecum is a small blind sac which hosts some symbiotic microorganisms, a narrow finger-like tubular projection. The vermiform appendix, which is vestigial organ, arises from the cecum. Vestigial organ मतलब ये पहले तो हमारे काम का था पर अब कुछ काम का नहीं है। The cecum open into the colon, and the colon is divided into the three part: ascending, a transverse, and a descending part. The descending part open into the rectum, which open out through the anus. तो हम इसे फिगर में देखेंगे जैसा कि हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, देखते हैं। ये फिगर हमारे एनसीईआरटी में ही दिया है, तो आप देख सकते हैं कि ओरल माउथ जो है हमारे ओरल कैविटी में खुल रहा है। फिर ये ओरल कैविटी जो है वो फेरिंग्स जो है एक कॉमन पैसेज है विंड पाइप के लिए जो नेजल में जाएगा यहाँ से, और ये फूड पाइप के लिए भी है। पहले फर्स्ट हो गया माउथ हमारा, फिर ओरल कैविटी, फिर फेरिंग्स, फिर ओसोफेगस, और फिर ओसोफेगस जो है वो हमारे स्टमक में खुल रहा है। फिर स्टमक से हमारा शी शेप ड्यूडेनम आ गया, जैसा कि आप देख रहे हैं ये ड्यूडेनम रहा, फिर ड्यूडेनम, फिर जेजेनम, फिर इलियम, फिर ये हमारा सीकम में खुल रहा है। सीकम ये जो है ये इसे हम सीकम कहते हैं। ये हमारे सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का होस्ट है, मतलब यहीं पर कुछ सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो कि विटामिन के बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो
आपको दिख रहा है ये डायाफ्राम है। स्टमक हमारे डायाफ्राम के नीचे पाया जाता है, इसलिए इसे एब्डोमिनल पोर्शन कहा जाता है। अगर डायाफ्राम के ऊपर वाला रीजन जो होता है वो थॉरैक्स का होता है। तो आप देख रहे हैं सीकम जो है, फिर सीकम के बाद कोलोन आ रही है। ये असेंडिंग कोलोन हो गया, फिर ये ट्रांसवर्स कोलोन हो गया, और ये डिसेंडिंग कोलोन हो गया। फिर ये डिसेंडिंग कोलोन फिर रेक्टम में ओपन हो रहा है, फिर ये एनस। तो आपको ये फिगर समझ आ गया हो। और ये वर्पिंग फॉर्म अपेंडिक्स जो कि हमारे सीकम से ही अराइज हो रहा है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। तो ये वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स जो है वो सीकम से ही अराइज हो रहा है। और लीवर गॉल ब्लैडर के बारे में हम आगे देखेंगे, तो फिर देखते हैं कहाँ पर है। जैसे कि आप फिगर देख रहे हैं, तो आगे हम जैसे पढ़ेंगे और फिर समझेंगे। The wall of alimentary canal from the oesophagus to the rectum possesses the four layer, namely serosa, muscularis, submucosa, and the mucosa. Serosa is the outermost layer made up of a thin mesothelium epithelium of a vascular organ with some connective tissue. The muscularis is formed by the smooth muscles usually arranged into the inner circular and the outer longitudinal layer, and an oblique muscle layer may be present in some region. हमारा एलिमेंट्री कैनाल जो कि ओसोफेगस से रेक्टम तक जा रहा है, ये 4 लेयर, इनके पास 4 लेयर होते हैं। पहला सेरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। सेरोसा जो है वो आउटर मोस्ट लेयर है, और ये थीन मेसोथेलियम इपिथेलियम ऑफ वेस्लर ऑर्गन का बना होता है। इनमें कुछ कनेक्टिव टिश्यू भी पाए जाते हैं। सेरोसा हम याद रखेंगे, सेरोसा आउटर मोस्ट लेयर है। मस्कुलरिस, इसमें स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं, और इनमें भी 2 अरेंज होते हैं। इनर में सर्कुलर पाया जाता है और आउटर लॉन्गिट्यूडनल होता है। मस्कुलरिस रीजन में ही ऑब्लिक मसल्स लेयर भी पाए जाते हैं, जो कुछ कुछ रीजन में पाए जाते हैं। इसका एग्जांपल है जैसे कि स्टमक में पाया जाता है। सब म्यूकोसल लेयर इज फॉर्म्ड ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू containing the nerve, blood and the lymph vessels. सब म्यूकोसा जो है उसमें लूज कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। इसमें नर्व्स, ब्लड वेसल्स और लिम्स वेसल्स पाए जाते हैं। In duodenum, the glands are also present in submucosa. The innermost layer lining the lumen of alimentary canal is the mucosa. तो हम याद रखेंगे आउटरमोस्ट जो लेयर है वो सेरोसा है, फिर सबमस्कुलरिस, म्यूकोसा, सॉरी, तो सेरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। तो हमारा जो म्यूकोसा है वो वही ग्लैंड सिक्रीट करता है, पर यहाँ पे एक्सेप्शन है ड्यूडेनम, जो कि ड्यूडेनम में जो है ना वो हमारा सब म्यूकोसा भी ग्लैंड बनाता है, जो कि है ब्रूनर्स ग्लैंड। ये एक्सेप्शन है इसका, तो आप याद रखेंगे। और जो इनरमोस्ट लाइनिंग है हमारे एलिमेंट्री कैनाल की, वो म्यूकोसा है, जो कि दिस लेयर फॉर्म irregular fold rugi in the stomach and the finger like projection villi in the small intestine. म्यूकोसा जो है वो हमारे स्टमक में इरेगुलर फोल्ड बनाता है, जिसे हम रोगी कहते हैं, और हमारे इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये फिंगर लाइक फोल्डिंग बनाते हैं, जिसे हम विलाई कहते हैं। द सेल्स लाइनिंग द विलाई प्रोड्यूस द न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन कॉल्ड द माइक्रोविलाई गिविंग अ ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस, एंड दिस मॉडिफिकेशन इंक्रीजेस द सरफेस एरिया इनॉर्मसली। इसे आगे पढ़ने से पहले हम एक बार देख लें म्यूकोसा का फिगर। तो देखिए ये आउटर मोस्ट सेरोसा है, फिर मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा और म्यूकोसा के जो जगह है उसे मिलियमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर आप याद रखें, ये जो सर्किल दिख रहा है आपको, पर ये सर्किल जो है वो लॉन्गिट्यूडनल है, क्योंकि इसे हम ट्रांसफर सेक्शन में देख रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है ट्रांसफर सेक्शन, जिसकी वजह से ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हुए भी आपको सर्किल नज़र आ रहा है। तो इससे आप कंफ्यूज ना हो कि ये सर्किल जो है वो आउटसाइड में है, ये लॉन्गिट्यूडनल है, क्योंकि इसका हम ट्रांसफर सेक्शन देख रहे हैं। तो आउटर जो है वो लॉन्गिट्यूडनल है, इनर सर्किल है। फिर सब म्यूकोसा आता है, म्यूकोसा और ल्यूमेन। यहाँ पर एक्सेप्शन जैसे कि बताया मैंने, म्यूकोसा ग्लैंड्स बनाता है, हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड वगैरह, पर यहाँ पे एक्सेप्शन है, ड्यूडेनम में सब म्यूकोसा भी ग्लैंड बनाता है। एग्जाम्पल है ब्रूनर्स ग्लैंड। Villi are supplied with a network of capillaries and the large lymph vessels called the lacteal. जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, ये जो लैक्टील है, और ये हमारा आउटसाइड में विलाई पाया जा रहा है। ये जो सेल्स विलाई जो
the cell lining the villi produce the microscopic projection गिविंग द ब्रश बॉर्डर एपिडस। और ये जो मॉडिफिकेशन होती है इसके ऊपर बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक विलाई पाए जाते हैं जो कि हमारे सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं ताकि हम इंक्रीज द सरफेस एरिया इनॉर्मसली। और विलाई जो है ये जो कैपिलरी ऑफ नेटवर्क है इसे हम लिम्फ वेजल्स भी कहते हैं लैक्टिल को। इस फिगर को आप याद रखेंगे। ये आर्टरी है, ये क्रिप्स ऑफ लेवरकन है, ये वेन है, ये लैक्टिल है। Mucosal epithelium has a gallbladder cells which secrete the mucus that help in lubrication. Mucosa also form the gland in the stomach, the gastric gland। जैसे कि मैंने बताया म्यूकोसा ही ग्लैंड बनाता है हमारा स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड वगैरह, पर ड्यूटेनम जो इसका एक्सेप्शन है कि सब म्यूकोसा में भी ग्लैंड पाए जाते हैं। विलाइन और ये जो क्रिप्स ऑफ लिवर गुन है ये याद रखने वाली बात है कि हमारे इंटेस्टाइन में पाया जाता है ना कि स्टमक में। All the four layer shows the modification in different part of alimentary canal. The digestive gland. The digestive gland associated with the alimentary canal include the salivary gland, the liver, and the pancreas. Saliva is mainly produced by three pair of salivary gland: the parotid, the submandibular, and the sublingual. These glands, situated just outside the buccal cavity, secrete the salivary juice into the buccal cavity. डाइजेस्टिव ग्लैंड में हमारा एलिमेंट्री कनाल में स्लाइवरी ग्लैंड पाया जाता है, लीवर और पैनक्रियाज ये सभी ग्लैंड्स हैं। और स्लाइवा जो है वो तीन हमारे पास थ्री पेयर्स ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड हैं जो कि स्लाइवा प्रोड्यूस करते हैं। पहला तो पैरोटिड चिक ग्लैंड जो हमारे चिक के पास होता है, और एक सब मैक्सिलरी सब मैंडिब्यूलर जो हमारी जॉज के नीचे पाया जाता है, और सब लिंगुअल जो हमारी टंग के नीचे पाया जाता है। ऐसे आप याद रख सकते हैं। टंग को हम लिंगुआ भी कहते हैं, तो सब लिंगुअल बिलो द टंग। और ये जितने भी टंग हैं हमारे बकल कैविटी के आउटसाइड पाए जाते हैं, और ये हमारा स्लाइवरी जूस जो है वो बकल कैविटी के अंदर सिक्रीट करते हैं। ये ग्लैंड्स तो आउटसाइड पाते हैं पर ये अपना जूस जो है वो बकल कैविटी के अंदर सिक्रीट करते हैं। Liver. Liver is the largest gland of the body, weighing about 1.2 to 1.5 kg in adult human. It is situated in the abdominal cavity just below the diaphragm and has the two lobes. The hepatic lobule are the structural and functional unit of a liver, containing the hepatic cells are arranged in the form of a cord. लीवर जो हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है और इसका वेट लगभग 1.2 से 1.5 kg एडल्ट ह्यूमन में पाया जाता है। ये हमारे डायाफ्राम के नीचे पाया जाता है एब्डोमिनल कैविटी, और इसके पास दो लोब्स होते हैं। तो अगर हम फिगर बनाएं तो हमारा लीवर कुछ इस तरीके का होता है। ये फिगर हमसे नहीं बन सकता है, तो आप ऐसे ही समझे कि हमारा जो लीवर है उसमें लोब्स पाए जाते हैं। तो हमारे लीवर्स में दो लोब पाए जाते हैं। द हेपेटिक लोब्यूल आर द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लीवर कंटेनिंग द हेपेटिक सेल्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ कार्ड। Each cord is covered by the thin connective tissue sheath called the Gleason's capsule. Hepatic lobule जो है वो लीवर का फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है जिसमें जो कि हेपेटिक सेल्स से बना है, और ये एक कॉर्ड की फॉर्म में अरेंज होता है। हर एक लॉब्यूल एक थीन कनेक्टिव टिश्यू से कवर होता है जिसे हम ग्लीसन्स कैप्सूल कहते हैं। हर एक लॉब्यूल ग्लीसन्स कैप्सूल से कवर होता है। The bile secreted by hepatic cells passes through the hepatic duct and is stored and concentrated in the thin muscular sac called the gallbladder. बाइल जो है हिपैटिक सेल द्वारा सिक्रीट किया जाता है। आप ये बात याद रखें कि बाइल जो है हिपैटिक सेल हमारा लीवर सिक्रीट करता है, और ये हिपैटिक डक्ट से पास होता है, पर इसका कंसंट्रेशन और ये स्टोर हमारे गॉल ब्लैडर में होता है। तो बाइल जो है वो हमारा लीवर सिक्रीट करता है, पर ये कंसंट्रेटेड और स्टोर हमारे गॉल ब्लैडर में होता है। द डक्ट ऑफ अ गॉल ब्लैडर जिसे हम
सिस्टिक डक्ट भी कहते हैं। द डक्ट ऑफ अ गॉल ब्लैडर अलॉन्ग विद द हिपैटिक डक्ट फ्रॉम द लीवर फॉर्म द कॉमन बाइल डक्ट। तो हमारा गॉल ब्लैडर जिसे हम सिस्टिक डक्ट कहते हैं वो हिपैटिक हमारे लीवर के डक्ट से मिलकर कॉमन बाइल डक्ट बनाता है। तो देखिए आप ये जो डक्ट है ये हमारे लीवर से आ रहा है। द डक्ट फ्रॉम लीवर, द गॉल ब्लैडर डक्ट, और ये गॉल ब्लैडर का डक्ट है जिसे हम सिस्टिक डक्ट भी कहते हैं। तो डक्ट फ्रॉम लीवर और गॉल ब्लैडर यहाँ पर ये कॉमन हमारा बाइल डक्ट बना रहा है। फिर ये बाइल डक्ट और ये फिर आगे हम देखते हैं पहले the bile duct, the pancreatic duct open together into the duodenum as a common hepatopancreatic duct, which is guarded by the sphincter called the sphincter of Oddi. जो हमारा बाइल डक्ट है जो कि लीवर और गॉल ब्लैडर का डक्ट मिलकर बनाया है कॉमन बाइल डक्ट, और ये पैनक्रियाटिक डक्ट जो कि पैनक्रियाज से आया, ये दोनों मिलकर ड्यूडेनम में खुलते हैं कॉमन हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट की फॉर्म में। और इनकी जो ओपनिंग है वो एक स्पिंचर से गार्डेड की रहती है जिसे हम स्पिंचर ऑफ ऑडी कहते हैं। तो हम फिगर अब कंप्लीट कर लेंगे अपना। तो देखिए यहाँ पर डक्ट हमारे लीवर से आ रहा है, राइट और लेफ्ट लीवर से, और ये डक्ट जो रहा वो हमारे गॉल ब्लैडर से आ रहा है। सिस्टिक डक्ट और हिपैटिक डक्ट दोनों मिलकर यहाँ पर हमारा कॉमन बाइल डक्ट बना रहा है। और फिर ये रहा हमारा पैनक्रियाज जो कि हमारे ड्यूडेनम से मिलकर पैनक्रियाटिक का डक्ट और हमारा कॉमन बाइल डक्ट ये दोनों मिलकर हमारा कॉमन हिपैटिक डक्ट बना रहा है, हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट बना रहा है। और ये दोनों हमारे ड्यूडेनम में एक साथ खुलता है। और यहाँ पर हमारे एक और स्पिंचर होता है जिसे हम स्पिंचर ऑफ ऑडी कहते हैं, जो हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट की ओपनिंग को गाइड करता है ड्यूडेनम में। Pancreas is a compound, both the exocrine and the endocrine elongated organ situated between the limbs of a U-shaped duodenum. The exocrine portion secretes an alkaline pancreatic juice containing the enzyme, and the endocrine portion secretes the hormone insulin and glucagon. Pancreas एक कंपाउंड है जो कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, पैनक्रियाज जो है वो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों तरह काम करता है, जो हमारे ड्यूडेनम में सिचुएटेड पाया जाता है। जैसे कि हमने फिगर में देखा है, इसका एक्सोक्राइन जो पोर्शन है वो पैनक्रियाटिक जूस कंटेन करता है, और एंडोक्राइन पोर्शन है जो कि हम अपने आगे वाले चैप्टर्स वगैरह में पढ़ेंगे, जो कि हार्मोन को रिलीज करता है, इंसुलिन और ग्लूकागोन। The digestion of food. The process of digestion is accomplished by the mechanical and a chemical process. The buccal cavity performs two major functions: mastication of a food and the facilitation of swallowing. डाइजेशन जो है वो मैकेनिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस द्वारा किया जाता है। मैकेनिकल जैसे कि मैस्टिकेशन वगैरह, और केमिकल जैसे कि एंजाइम्स वगैरह उस पर एक्ट करते हैं। हमारा जो बकल कैविटी वो दो मेजर फंक्शन परफॉर्म करता है। पहला तो ये कि ये फूड को मैस्टिकेट करता है, और दूसरा हमारे जो हम खाते हैं उसके सॉलोइंग में हेल्प करता है। तो आज हम यही ख़त्म करते हैं।